तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी जो है एकदम पुख्ता चल रही होगी। दोस्तों, ये जो है एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वाला जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए एक फ्री बैच शुरू कर रखा है। और यहाँ पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें लगभग 30 क्लासेस हो चुकी हैं और हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। ये रीतिकाल की दूसरी क्लास है और इसी के समानांतर हम लोग हिंदी कहानी यूनिट नंबर 7 जो यूजीसी नेट में है उसको हम पढ़ रहे हैं। उसमें भी 10 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बैच है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस एकदम फ्री में करवाया जा रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सब लोगों को सारे के सारे नोटिफिकेशन एकदम सेकंड के अंदर मिल जाएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग इस चैनल से पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि कितना डीपली मैटर और कितना ऑथेंटिकेटेड मैटर आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतना कोई भी चैनल आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पर 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक है यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास वाली प्लेलिस्ट जिसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 2 की जो भी क्लासेस होती हैं वो सब अपडेट होती रहती हैं, ये डेली अपडेट होती हैं। तो आप लोग यूनिट नंबर 2 की तैयारी के लिए इस प्लेलिस्ट को खोलकर देखें, एक एक वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सभी ने निवेदन करूंगा कि आप लोग कागज और कलम से नोट्स बनाएं, खुद अपने हाथों से नोट्स को लिखें, वो जीवन भर आपके काम आएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप नोट्स बनाते बनाते आप लोगों को आधा मैटर वैसे ही दिमाग में फीड हो जाएगा। उसके बाद में आपको खाली 1-2 बार उसका रिवीजन मात्र करना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पे 2 बार रिवीजन कर लेंगे उसका तो पर्याप्त है। दोस्तों, ये जो यूजीसी नेट वाला एग्जाम है इससे बड़ा एग्जाम कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से जो कि हिंदी लिटरेचर का कोई भी भारतवर्ष में होता है। तो दोस्तों, एकदम गंभीरता से तैयारी करनी है और गहन अध्ययन करना है हमें। जो भी हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसका जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके लिए पर्याप्त है, वो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में काम आएगा। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसका लिखित एग्जाम जब देने जाएंगे, उसमें भी उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, उसको आत्मसात कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, वो भी आपके आगे काम आने वाले हैं। और यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली जो यूनिट है उसको प्लेलिस्ट में अगर आप खोल के देखेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको उसमें दिखाई देगा। इसमें एक और कहानी ऐड हो गई है जिसकी क्लास हमने कल की थी। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खोलेगा। हिंदी कहानी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, एक एक कहानी से एक एक प्रश्न बहुत बार देखा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, प्लेलिस्ट को खोलिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि प्रत्येक क्लास का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके और उसकी तैयारी आप एकदम पुख्ता कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीतिकाल का जो वर्गीकरण है, रीतिकाल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय देखा था कि किसने क्या कहा है, महत्वपूर्ण कथन हमने देखे हैं, रीतिकाल कैसे शुरू हुआ, उस समय पर जो राजनीतिक, जो सामाजिक और धार्मिक जो वातावरण बना हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम रीतिकाल का वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि केशव दास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण जो है वो हम 4 धाराओं में कर सकते हैं।
चार धाराओं में हम कर सकते हैं वर्गीकरण, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और चौथा है रीति इतर काव्य। ये जो रीति इतर काव्य है इसके बारे में मैंने बार बार पिछली क्लास में उल्लेख किया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो अवश्य जाकर देखें, क्योंकि रीति इतर काव्य जो है यही जाकर आगे आधुनिक काल का जो काव्य है उसका आधार बना है, क्योंकि इसी में सबसे कम काव्य लिखा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि खाली 20% काव्य जो है वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य के रूप में लिखा गया है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम रीति काल को पढ़ रहे हैं तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा हो जाता है रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य। और रीति मुक्त काव्य से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो आज हम रीतिबद्ध काव्य से शुरू करेंगे दोस्तों। किसको रीतिबद्ध काव्य कहते हैं, उसके लक्षण क्या थे और उसके एक बहुत ही प्रमुख कवि केशव दास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं रीतिबद्ध काव्य के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों अलग अलग होते हैं। अब लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यों के लक्षण बताए जाते हैं। ठीक है, जिसमें रस, छंद और अलंकार इनके लक्षण बताए जाएं, उनका निरूपण किया जाए, उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता था, उद्देश्य से आप समझ पाएंगे, काव्य की शिक्षा देना। काव्य की शिक्षा देना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। दूसरे होते हैं दोस्तों लक्ष्य ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जो लक्षण ग्रंथों के आधार पर लिखे जाते हैं, यानी कि उन्होंने जो काव्य सिद्धांत बनाए हैं। मैक्सिमम जो लक्षण ग्रंथ हैं वो हमारे संस्कृत के ग्रंथों को देखकर बनाए गए हैं। हूबहू उनका रूपांतरण कर दिया गया है ब्रज भाषा में, और उन लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके काव्य सिद्धांत जो उन्होंने बना दिए संस्कृत ग्रंथों को देखकर, उनके अनुरूप जो लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसी के माध्यम से आप लोग रीति काल को समझ पाएंगे। अगर इन बातों को नहीं सीखा है तो रीति काल आप लोग अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही डीप मैटर है और इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं रीतिकालीन काव्य का विभाजन हुआ है। उसमें भी जो हमारे साहित्यविद हुए हैं, जो हमारे साहित्य इतिहासकार हुए हैं, या हम कहें कि जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हुए हैं, उनमें भी मतभेद है। क्या मतभेद है वो देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र, ये आचार्य विश्वनाथ मिश्र वही हैं जिनके आधार पर हम लोग पूरे रीतिकाल को पढ़ते हैं। सामान्य रूप से इनकी जो मान्यताएं हैं वही रीतिकाल के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र जो हैं वो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आचार्य जो रहे हैं उनको रीतिबद्ध कवि कहते हैं, और उनके लिखे ग्रंथ जो हैं उनके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए अर्थात लक्ष्य ग्रंथ, उनको रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और यही जो मान्यता है ये सर्वमान्य मत है दोस्तों। इसी को मानकर नागरी प्रचारणी सभा काशी भी चलती है। ये सर्वमान्य मत है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है, साधारण प्रश्न आता है किसी आलोचक का नाम दिए बगैर, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो मान्यताएं हैं वही हमें रीतिकाल के अंतर्गत सही उत्तर में लगा के आनी है, तभी उत्तर सही होगा, नहीं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। अब डॉक्टर नागेंद्र जो कहते हैं वो ठीक इसका विपरीत कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को वो कहते हैं रीतिकार या आचार्य कवि कहते हैं। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि कौन है, जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथ लिखे। ये जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं उसका ठीक उल्टा बताते हैं कि जो लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले हैं वो अलग हैं और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हैं वो अलग हैं।
वो किस आधार पर कहते हैं कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे वो रीति सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने रीति काल को सिद्ध कर लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले रीति सिद्ध हैं, माफ कीजिए रीति बद्ध हैं, और लक्षण ग्रंथ लिखने वाले वो हैं रीति सिद्ध, उन्होंने सिद्धि पाली है, इसलिए उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। तो नगेंद्र जी का जो है वो विचार एकदम उलट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। लेकिन साधारण रूप में हम लोग, सामान्य रूप में सब लोग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के जो कथन हैं, जो उनका कहना है रीति काल के बारे में, उसी को मानकर चलते हैं। और इन्होंने लक्षण ग्रंथ को रीतिबद्ध और लक्ष्य ग्रंथ को रीति सिद्ध कहा है, वही हमको मानकर चलना है। दोस्तों आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध माना है। जो बात मैंने अभी पिछली लाइनों में बोली है वही इसमें डिट्टो लिखी हुई है, समझाने का थोड़ा सा भेद है। रीति काल के अध्ययन में सामान्यतः आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन के अनुसार ही किया जाता है। आगे देखते हैं रीतिबद्ध काव्य। अब हम रीतिबद्ध काव्य को सबसे पहले पढ़ेंगे। ये है क्या, इसमें क्या काव्य लिखा गया, प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, और उनका वर्गीकरण किस हिसाब से हो सकता है, और उस वर्गीकरण में जो जो प्रमुख कवि हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, उनको तो हम पढ़ेंगे ही, साधारण कवियों के बारे में भी मोटी मोटी जानकारी हम ग्रहित करेंगे। तो रीतिबद्ध काव्य को हम शुरू करते हैं, इसके बारे में विशेषताएं देख लेते हैं। यह काव्य धारा उन कवियों की है, कौन कवि, जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि ये जो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं, ये प्रमुख रूप से दरबारी कवि थे, और इन्होंने, जिन कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, उन्हें रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत रखा गया है। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि संस्कृत से लिए गए हैं उधार में। संस्कृत में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए उनका अनुवाद इन्होंने किया ब्रज भाषा में, और फिर उसी अनुवाद के अनुरूप ही इन्होंने उदाहरण स्वरूप कविताएं लिखी, काव्य सर्जना की, और इसी को रीतिबद्ध काव्य कहा जाता है। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कागज कलम लेके बैठिए, जो प्रमुख बिंदु मैं बता रहा हूं उनको नोट करते चलिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 3 मूल स्रोत हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे कमेंट में लिख के बताइएगा। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि लक्षण ग्रंथ परंपरा कौन सी काव्य धारा को कहा जाता है, तो वो है रीतिबद्ध काव्य धारा। और इसके प्रमुख कवि हम देख लेते हैं। सबसे पहले केशवदास, फिर पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी, रसलीन, ग्वाल, दूल्हा कवि, सोमनाथ, सूरती मिश्र, याकूब खान, प्रताप शाही आदि। अब ये जो कवि हैं, इतने नाम आप याद कैसे रखेंगे, तो अपने हिसाब से ट्रिक बनाइएगा और इनको याद कीजिएगा। इसमें हम वर्गीकरण 3 हिसाब से कर रहे हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगर इन तीनों का वर्गीकरण आपने याद कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप रीतिबद्ध याद कर लीजिए और रीति मुक्त याद कर लीजिए, बाकी जो बच गए वो रीति सिद्ध में आ जाएंगे अपने आप। और इनकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों के पास कोई ट्रिक है तो वो मुझे बताइएगा। जो मेरी ट्रिक है वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने
संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, उनमें उन्होंने रीतिबद्ध कवियों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया है, ये हम डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से देखेंगे। ये जो वर्गीकरण है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमें हर हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें जो रीतिबद्ध कवि हैं उनका इन्होंने 4 रूपों में वर्गीकरण किया है। एक तो सर्वांग निरूपक कवि रखे हैं उन्होंने, दूसरे रखे हैं रस निरूपक कवि, फिर है अलंकार निरूपक, और चौथे हैं छंद निरूपक। देखिए दोस्तों, ये वर्गीकरण किस लिए किया है, क्योंकि कुछ कवि जो थे वो एकदम आचार्य की तरह लिखते थे। उन्होंने सब जितने भी काव्यांग है सबके बारे में लिखा है और बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छा विवरण देके लिखा है, तो उन्होंने सर्वांग निरूपक एक रखा। फिर कुछ कवि जो थे उन्होंने रस के बारे में ही ज्यादा लिखा, तो उन्होंने रस निरूपक का एक बना दिया। फिर अलंकार के बारे में जिन्होंने बहुत ज्यादा लिखा उनको अलंकार निरूपक, और छंदों के बारे में जो वर्गीकरण जिन्होंने सबसे ज्यादा किया उनको छंद निरूपक के बारे में वर्गीकृत कर दिया। तो इनके नाम हम देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल गहन अध्ययन आपको पाताल लोक तक घुस के देखना है, तो इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। सर्वांग निरूपक आचार्य, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इन सभी कवियों के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे, एक एक कवि को हम देखने वाले हैं, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा कि कौन सा सर्वांग निरूपक है, कौन सा रस निरूपक है, कौन सा अलंकार और कौन सा छंद निरूपक है। तो हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सर्वांग निरूपक कौन कौन से हैं? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप शाही। इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हमारे चिंतामणि जी, इसके बाद में भिखारीदास जी, फिर देवदास और फिर हैं ग्वाल कवि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो ये जो 4 कवि हैं इनको याद रखिएगा। फिर रस निरूपक आचार्य कौन कौन से हैं? तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खान, बेनी प्रवीण और मतीराम। इसमें मतीराम जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर अलंकार निरूपक भूषण हैं, मतीराम हैं, जसवंत सिंह हैं, गोप कवि हैं, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्ह कवि, रस निरूपक पद्माकर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सेवादास और गिरधर दास। ये जो हैं अलंकार निरूपक आचार्य हैं। इसके बाद में छंद निरूपक आचार्य कौन कौन से हैं? भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय। इसमें भी भूषण, मतीराम और सुखदेव मिश्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नाम लिख लीजिएगा। आगे अपने आप लोगों को याद होने वाले हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इसको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं, रीतिकाल का एक एक पॉइंट आप लोगों के उंगलियों पर होगा। केशवदास के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। केशवदास जो हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक इनको माना है, और ये सर्वमान्य मत है दोस्तों। केशवदास माने जाते हैं प्रवर्तक रीतिकाल के। नोट कर लीजिएगा मोटे मोटे अक्षरों में स्टार मार्क करके। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये हमने पिछली क्लास में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो सेशन किया था, उनके जो 5-7 पेज हमने देखे थे रीतिकाल के सामान्य परिचय वाले, उसमें हमने पहले ही देख लिया था। केशवदास के बारे में बहुत डीपली हमने पढ़ लिया था। अभी प्रमुख जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मैं केशवदास के बारे में बता रहा हूं, और इनके बारे में अगर पूरा विवरण आप लोगों को चाहिए तो एक क्लास में खाली केशवदास के ऊपर आप लोगों को बनाकर और पढ़ा सकता हूं।
जिन जिन को बिल्कुल पूरा डीपली जानना है वो अगली क्लास में केशव दास पर पूरी कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। केशव दास ने क्या किया था, भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया था। ये तीनों जो हैं, ये तीनों संस्कृत के बहुत बड़े साहित्य इतिहासकार, नहीं इनको आचार्य कहेंगे। इन्होंने व्याकरण के जो हैं बहुत सारे रस, अलंकार, छंद, इन सब का विवेचन इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है अपने ग्रंथों में। तो इनका अनुसरण इन्होंने करके और रीतिकालीन, रीतिबद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और इनको जो है अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि केशव दास जो हैं वो किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं। तो वो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। चमत्कारवादी, चमत्कार में वो विश्वास रखते थे। आगे देख लेते हैं। पहले ये क्या थे, ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे और इनका उपनाम जो है वेदांती मिश्र था। वेदांती मिश्र क्यों कहते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, संस्कृत के एकदम प्रकांड पंडित ये थे। वेद वेदांतों का इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, इसलिए इनको वेदांती मिश्र कहा जाता था। इनकी एक रचना है कवि प्रिया। इसकी रचना इन्होंने इंद्रजीत सिंह राजा थे, उनके दरबारी कवि ये थे। उनकी प्रेमिका नृत्यांगना थी उनके दरबार में, प्रवीण राय, उसको शिक्षा देने के लिए की थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव दास की कवि प्रिया और दूसरी है रसिक प्रिया, तीसरी है नक्षिक और चौथी है छंदमाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। इनको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। इनके नाम याद रखिएगा। अब ये है केशव दास के बारे में पॉइंट्स में कि कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और उनके मुख्य वर्ण विषय क्या रहे हैं। तो केशव दास जो है, इनका समय जो है 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी सर्वमान्य माना जाता है। ये किसी एक आलोचक के मत से नहीं बल्कि सर्वमान्य मत है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इनकी रचनाएं जो हैं, इनका समय याद रखना पड़ेगा, हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि इनको क्रम से लगाने वाला प्रश्न आता रहता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो देखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, और इसमें है क्या, ये मुक्तक काव्य है और इसमें 16 प्रभाव हैं। प्रभाव मतलब कितने खंड हैं इसमें, कितने इसके पार्ट्स कर रखे हैं, इनको प्रभाव कहा गया है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है और नायिका भेद का वर्णन है। नक्षिक वर्णन इसमें हमें मिलता है। फिर है कवि प्रिया, ये 1601 ईस्वी की है। 1601 ईस्वी में ये रचित है और ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें क्या दर्शाया गया है, काव्य दोष, कवि काव्य भेद, कवि रीति, रस, 12 मासा वर्णन और अलंकार वर्णन। और इसके कितने पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स इसके भी हैं, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। ये जो कवि प्रिया है, इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि 12 मासा वर्णन केशवदास की किस कृति में हमें मिलता है। अगली है रामचंद्रिका। ये जो है 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। राम कथा पर आधारित ये महाकाव्य है। महाकाव्य इसमें याद रखना है, रामचंद्रिका एक महाकाव्य है। फिर है रतन बावनी 1607 ईस्वी में, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें 53 छंद हैं। और जैसा कि रतन बावनी, बावनी हम 52 का अर्थ है कि जिसमें 52 छंद हो, 52 के आसपास माने जाते हैं, वो एग्जैक्टली 52 नहीं होते हैं। और इसमें 53 छंद हैं। वीर गीत से ये प्रभावित है, वीर गीत की रचना है। और इसमें क्या है, अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रत्नसेन के मध्य लड़े गए युद्ध का वर्णन इसमें हमें मिलता है। फिर आता है वीर सिंह देवचरित। ये भी 1607 ईस्वी की रचना है। इसमें 33 प्रकाश हैं, यानी खंडों का नाम इसमें प्रकाश दिया गया है। और वीर सिंह देव के चरित्र के ऊपर ये लिखी हुई है, जैसा कि नाम हमें देख रहा है कि वीर सिंह देव चरित्र। ये एक प्रबंध काव्य है और डिंगल शैली में ये रचित है। फिर देखते हैं विज्ञान गीता। ये 1610 ईस्वी में रचित है। ये भी एक प्रबंध काव्य है। इसमें
21 प्रभाव हैं, प्रभाव कहा गया है खंडों को। और कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ये जो है पद्यबद्ध अनुवाद है। ये जो कृष्ण मिश्र हैं ये कौन है? ये इनके दादाश्री हैं, केशवदास के ये दादाजी थे। ये हम अगली क्लास में इनको जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब सब कुछ मैं इनके बारे में बताऊंगा, इनके जीवन के बारे में, इनकी जो सोच थी उसके बारे में, और एक एक जो मुख्य इनकी काव्य रचनाएं हैं उनके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन हम करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आप इनके बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं या नहीं। जहांगीर जस चंद्रिका ये 1612 ईस्वी की है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जहांगीर के दरबार का वर्णन है इसमें और उनका प्रशस्ति गान इसमें किया गया है। ओरछा नरेश वीर सिंह और जहांगीर के संबंधों का चित्रण इसमें किया गया और ये एक प्रबंधात्मक काव्य है। फिर देख लेते हैं छंदमाला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें छंदों का वर्णन है और ये 2 भागों में विभक्त है। ये 56 छंद में लिखा गया है। फिर 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन हम कई कृतियों में देखकर आ चुके हैं। इनमें 12 मासा का वर्णन ही हमें मिलता है। तो ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं और उनके बारे में वर्ण विषय, कौन कौन से वर्ण विषय रहे हैं उनके। ये केशवदास के बारे में हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपरी तौर पर हमने देख लिया है। प्रश्न जो आते हैं वो मैक्सिमम यहीं से आते हैं, ये भी नोट करने लायक बात है। अगर बहुत ही विस्तृत जानकारी आप लोगों को इनके बारे में चाहिए तो अगली क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से एक पूरी क्लास केशवदास के बारे में 1 घंटे की मैं रख लूंगा। तो आज की क्लास जो है दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, मेरे प्रश्नों का जवाब अवश्य दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि इसका फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।